गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम जीएसटी पढ़ रहे हैं आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से। अब पेज नंबर 1.39 पे हैं। इसमें क्विज दे रखे हैं, पढ़ लेते हैं। डैश इज लेविएबल ऑन डैश ऑफ टबैको। आप पढ़ चुके हैं, जो टबैको होता है उस पर जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी भी लगाती है। ठीक है, तो इसमें अपन को बेस्ट चूज जो है आंसर वो चूज़ करना है। जीएसटी सप्लाई पे लगता है, तो जीएसटी इज लेविएबल, इस लाइन को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, जीएसटी इज लेविएबल ऑन सप्लाई ऑफ टबैको। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे चार्ज की जाती है। बिल्कुल इसे ऐसे पढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज लेविएबल ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ टबैको, तो ये दोनों पॉइंट सही लग रहे हैं। सेंट्रल सेल्स टैक्स तो लगता ही नहीं है। ठीक है, सीएसटी इंटरस्टेट सेल पे। वैल्यू एडेड टैक्स वैट लगेगा ही नहीं टबैको पे। स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी नहीं, तो आंसर होगा जीएसटी पे फर्स्ट और सेकंड। एक तो जीएसटी भी अप्लाई होता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी यहाँ पर अप्लाई होती है। इसी तरह नेक्स्ट है क्विज। डैश इज लेविएबल यानी चार्ज होगा और डैश ऑफ ओपियम एंड इंडियन हेम। आपने पढ़ा था जो ओपियम होता है अफीम और जो गांजा होता है, ठीक है, इंडियन हेम, इन पे जीएसटी भी लगता है और स्टेट के पास पावर है इन पे एक्साइज ड्यूटी लगाने की। ये स्टेट लिस्ट के टॉपिक हैं, तो अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। तो पहला पॉइंट होगा जीएसटी इज लेविएबल ऑन सप्लाई ऑफ ओपियम एंड इंडियन हेम, ये भी सही है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती इन पे, सेंट्रल सेल्स टैक्स नहीं लगता, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगेगा। स्टेट एक्साइज ड्यूटी जरूर लगेगी, तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लेविएबल ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम एंड इंडियन हेम्प। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है की चेंजेस इन डिटेल। अब इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में बता रखा है कि जीएसटी के आने से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, वो तो आपने पढ़ लिया, पर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल में चेंजेस हुए जीएसटी के आने से, वो इसमें बताया गया है। सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर डिस्कस बिलो डिटेल। जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया 2016 जीएसटी को इंडिया में एप्लीकेबल करने के लिए, उसमें ये चेंजेस हुए। ये तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आर्टिकल 246 से कि जीएसटी को इम्पोज करना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 246 से। उस आर्टिकल में पावर दी गई कि जो अगर विद इन स्टेट सामान बिक रहा है, जैसे आप इंट्रा स्टेट बोलते हैं, INTR इंट्रा स्टेट, तो दोनों गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेंगे, यानी CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। और इसके क्लॉज 2 में लिखा गया कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो रहा है तो केवल पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी, वहाँ पे IGST चार्ज होगा जो इंटर स्टेट सेल होगी। तो ये लॉ की लैंग्वेज है, पहले से पढ़ लेते हैं, और नीचे सिंपल लैंग्वेज है। आपको एटलीस्ट लॉ की लैंग्वेज भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, CA CMA कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 246 ए, जीएसटी को लाने के लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में 246 ए। इसमें दो क्लॉज हैं। लैंग्वेज पढ़ते हैं इसकी पहले। नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 और एंड 254, कॉमा लग गया। अब देखिए कॉमा लग गया और यहाँ पे लाइन के नॉट विदस्टैंडिंग। इस नॉट विदस्टैंडिंग अगर लिखा आ जाता है तो इसके बाद मतलब है कि कॉमा के बाद जो चीज़ आने वाली है वो प्रिवेल करेगी। ठीक है, यानी कि लाइन ये कहना चाह रही कि इन आर्टिकल 246 ए में जो लिखा हुआ है 254 में कुछ भी लिखा हो, यानी इन दो आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, और जो कॉमा के बाद जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ ही प्रिवेल करेगी। यानी ये लाइन ये कहना चाह रही है कि अगर आर्टिकल 246 ए और 254 में जो लिखा गया है वो आर्टिकल 246 ए से मैच नहीं हो रहा है, वो मतलब मिसमैच हो रहा है, यानी ये कुछ और कह रहा है, ये आर्टिकल कुछ और कह रहे हैं, पर यहाँ पे नॉट विथस्टैंडिंग लिख दिया। इसका मतलब ये सुपीरियर है, ये आर्टिकल सुप्रीम अपनी सुपरमेसी दिखा रहा है, तो कॉमा के बाद जो है वही चीज़ प्रिवेल करेगी। कॉमा पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, यानी क्लॉज 2 को ध्यान में रखते हुए द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, यानी एक तो पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर, उनके पास पावर होगी टू मेक लॉ, कि वो कानून बना सकते हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने के लिए इम्पोज बाय यूनियन और बाय स्टेट, यानी यूनियन गवर्नमेंट भी लगाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी। तो ये बात कर रहा है CGST और SGST की। सेकेंड पॉइंट, पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर, यानी संसद के पास पूरी तरीके से पावर है टू मेक लॉ, कि वो कोई कानून बनाएगी विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। यानी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान तो केवल पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा सकती है उस पर टैक्स, स्टेट को पावर नहीं है। IGST की बात की जा रही है।
एक्सप्लेनेशन द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, यानी जो आर्टिकल आपने पढ़ा 246A, उसके प्रोविजन शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेफर टू इन क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 279A में जो बता रखे टेक इफेक्ट उस दिन से अप्लाई होंगे प्रोविजन फ्रॉम द डेट, जो कि डेट बताई जाएगी रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल के थ्रू। और इंडिया में फर्स्ट जुलाई 2017 से ही प्रोविजन अप्लाई हो चुके हैं, क्योंकि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया था इंडिया में। तो अगर आप विद इन स्टेट सामान बेच रहे हैं, जिसे आप इंट्रा स्टेट बोलते हैं, तो दोनों सरकारें लेंगी। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं तो वहाँ पे आईजीएसटी कौन लेगी? केवल पार्लियामेंट। अब इन्होंने जो ऊपर इसे, ये तो लॉ की लैंग्वेज है बिल्कुल, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो लैंग्वेज। अब इसको सिंप्लीफाइड कर रखा है यहाँ पर, जो आपने समझ भी लिया। मैं पढ़ देता हूँ। दिस आर्टिकल इन 246A, आर्टिकल 246A ग्रांट मतलब देता है, पावर मतलब शक्ति, राइट्स टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉ, कि वो कानून बना सकती हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी इम्पोज बाय सेंट्रल, और स्टेट दोनों बना सकती हैं। सेंट्रल हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ इंटर स्टेट। इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप गुड्स और सर्विस अप्लाई कर रहे हैं, तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इज एलिजिबल टू मेक लॉ। However, in respect of the following goods, the aforesaid provision shall apply from the date recommended by GST Council। पर इन गुड्स पे उन दिन से लगेगा जीएसटी जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, जीएसटी काउंसिल नोटिफाई करेगी। आप पढ़ चुके, एक तो पेट्रोल, क्रूड कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। The article of the provision of article 246A are notwithstanding anything contained, मतलब ये आर्टिकल प्रिवेल करेगा, क्योंकि नॉटविथस्टैंडिंग लिखा है, चाहे कुछ भी लिखा हो, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन है, चाहे कुछ भी लिखा हो किस में, इन आर्टिकल 246 में, 254 में, तो ये चीज़ प्रिवेल करेगी। आर्टिकल 254 डील करता है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी आर्टिकल 254 ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो वही प्रिवेल करेगा स्टेट पे। पर यहाँ पे 246A में लिखा गया कि ये आर्टिकल प्रिवेल करेगा 254 पे भी, यानी 246 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी जीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी जीएसटी। नेक्स्ट, आर्टिकल 248 अमेंडेड रेजिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट। आर्टिकल 248 में भी चेंज आया। आपने पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी टॉपिक पर देश के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल 248 ग्रांट द रेजिडरी पावर, मतलब रिमेनिंग पावर देता है टू पार्लियामेंट को, संसद को, टू मेक लॉ, कि वो कोई कानून बना सकती है विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, किसी भी मैटर को लेके, टॉपिक को लेके, नॉट इन्यूमरेटेड, भले ही वो टॉपिक नहीं हो कॉन्करेंट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में। वैसे तो हमने पढ़ा था कि 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट की मिक्स लिस्ट है जिसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। पर अगर कोई टॉपिक कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना सकती है। सच पावर शेल इंक्लूड द पावर ऑफ मेकिंग एनी लॉ, वो कोई भी लॉ बना सकती है। इम्पोजिंग अ टैक्स, जो कि टैक्स लगा सकती है उस कानून के थ्रू, नॉट मेंशन इन ईदर ऑफ दोज लिस्ट, भले वो इस लिस्ट में नहीं है। तो फिर अगर ऐसा था तो फिर जीएसटी लाना था इंडिया में, तो आज जीएसटी का टॉपिक था ही नहीं किसी लिस्ट में। आपने पढ़ा था ना वो यूनियन लिस्ट में था, ना वो स्टेट लिस्ट में था, ना वो कॉन्करेंट लिस्ट में था। पर पार्लियामेंट के पास तो पावर है कि भले ही टॉपिक किसी लिस्ट में नहीं हो, वो तो कानून बना सकती है, राइट। पर अगर वो कानून बनाती, ठीक है, तो फिर पूरा टैक्स कौन लेती? सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती। जबकि जीएसटी एक डुअल बेसिस पे अडॉप्ट किया गया इंडिया में, कि आधा लेगी स्टेट गवर्नमेंट, आधा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट अगर नहीं मानते तो बिल राज्यसभा में अटक जाता, तो जीएसटी बिल पास कैसे होता। तो मजबूरी में पार्लियामेंट को अमेंड करके एक नया आर्टिकल जोड़ना पड़ा 246 से, जिसमें लिखना पड़ा कि यह दोनों सरकारें टैक्स लेंगी। दिस आर्टिकल हैज़ बीन अमेंडेड, इस आर्टिकल को चेंज किया गया, क्योंकि ये आर्टिकल तो ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वही लॉ बना सकती है, भले ही कोई मैटर किसी लिस्ट में ना हो। नाउ दिस पावर हैज़ बीन सब्जेक्ट, मतलब इस आर्टिकल में एक क्लॉज डाल दिया सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246 है, यानी ये आर्टिकल एक्सरसाइज होगा, पर आर्टिकल 246 को ध्यान में रखते हैं। सब्जेक्ट टू लिखा है ना, यानी आर्टिकल 246A जो कहता है उस पर तो कानून दोनों सरकार मिलकर बनाएंगे। आर्टिकल 246 से क्या बोलता है कि कोई गुड्स और सर्विस अगर सप्लाई हो रही है और विद इन स्टेट हो रही है, तो आधा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा लेगी स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, गुड्स और सर्विस के अलावा कोई कानून बनाना है तो संसद बना सकती है, भले ही वो टॉपिक किसी लिस्ट में है या नहीं है। नेमली द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल स्टेट। क्लियर?
यानी ये आर्टिकल सिंपल ये बोलता है कि वैसे तो संसद के पास पावर है कि कोई टॉपिक भले ही किसी लिस्ट में हो या ना हो, संसद बना सकती है कानून, पर गुड्स और सर्विस को लेके नहीं बना सकती, क्योंकि उसके लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 246 ए, और आर्टिकल 248 सब्जेक्ट टू 246 ए है। यानी आर्टिकल 248 एक्सरसाइज करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 246 को पढ़ना होगा, और ये कह रहा है कि गुड्स और सर्विस पे टैक्स केवल दोनों सरकारें लगाएंगी, तो गुड्स और सर्विस के अलावा कोई टैक्स पार्लियामेंट लगा सकती है, और उसके लिए स्टेट की परमिशन नहीं रिक्वायर्ड है, संसद खुद लगा सकती है टैक्स। Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest or in case of emergency extend to GST provided under Article 246A। आर्टिकल 249 ये बोलता है कि देश में अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, कोई इमरजेंसी समझने कोई अटैक हो गया, ठीक है, एनिमी ने अटैक कर दिया, या दंगे हो फसाद हो गए जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है नेशनल इंटरेस्ट में, ठीक है, तो ये आर्टिकल ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है, जो स्टेट की काउंसिल है, ठीक है, उसके 2/3 मेजोरिटी से परमिशन लेगी, सभी स्टेट जो हैं उनकी जो कमेटी है उसके 2/3 वो लोग स्टेट से परमिशन लेगी, उसके बाद वो कोई भी कानून बना सकती है जो पूरे देश में अप्लाई होगा। आर्टिकल 249 ग्रांट मतलब राइट्स देता है पार्लियामेंट संसद को टू द पावर टू मेक लॉ, कि वो कोई कानून बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, मतलब राष्ट्र के हित में, इन केस वेयर द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ डिक्लेयर बाय रेजोल्यूशन, जो काउंसिल बनी हुई स्टेट की जो कमेटी बनी हुई है वो रेजोल्यूशन यानी एक प्रस्ताव पास करेगी, सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कम से कम जितने भी लोग हैं जो प्रेजेंट है उस कमेटी में उनमें से 2/3 लोगों ने वो हाँ करी हो उस प्रस्ताव को लेके, एंड वोटिंग ऑन एनी मैटर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, यानी भले ही वो स्टेट लिस्ट का टॉपिक है पर स्टेट चाहते हैं कि संसद बनाए अब उस पर कानून, और कम से कम 2/3 स्टेट जो प्रेजेंट है मेंबर स्टेट्स के उसमें 2/3 लोग मानने चाहिए। सिमिलरली इसी तरीके से आर्टिकल 250 ग्रांट द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट को राइट देता है द पावर टू मेक लॉ, कि वो कानून बना सकता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर, किसी भी मैटर्स पर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, जो कि स्टेट लिस्ट में दे रखा है, इफ़ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, अगर इमरजेंसी की घोषणा होती है, इमरजेंसी अप्लाई होती है देश में, तो पार्लियामेंट केवल संसद के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई कानून बना सकता है। आर्टिकल 249A जो अभी आपने पढ़ा, आर्टिकल 250 हैव बीन अमेंडेड, इनमें चेंज किया गया है टू ग्रांट पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर केवल पार्लियामेंट ही डिसीजन नहीं लेगी, इनमें स्टेट भी लेगी, प्रोवाइडेड आर्टिकल 246 को ध्यान में रखना होगा, ऑल्सो अलॉन्ग विद द मैटर इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट और इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे गुड्स एंड सर्विस पे कोई टैक्स लगाया जा रहा है तो आर्टिकल 246 को ध्यान में रखते ही गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, यानी जो भी टैक्स लगेगा आधा लेगी स्टेट गवर्नमेंट, आधा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल 268 ये क्या है, आर्टिकल 268 ड्यूटीज लेविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट, यानी कोई ऐसा टैक्स जो लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट पर वो कलेक्ट करती थी स्टेट गवर्नमेंट। पहले सीएसटी पढ़ाया था, सेंट्रल सेल्स टैक्स आपको, कि अगर पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बिकता था, बॉर्डर क्रॉस होता था, तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो लगाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट था, पर कलेक्शन का राइट स्टेट को ही दे रखा था, ठीक है। तो अब तो ये हट ही जाएगा, क्योंकि अब तो ऐसा होता है नहीं, अब सीएसटी नहीं लगता, अब तो अब क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। आर्टिकल 268 पर्टेन मतलब रिलेट होता है टू द ड्यूटीज लेविड, जो ड्यूटीज यानी टैक्स लगाए जाते हैं बाय सेंटर बट कलेक्टेड, पर उन्हें कलेक्ट किया जाता है, एंड अप्रोप्रिएट मतलब उन्हें यूज़ किया जाता है बाय द स्टेट। इट स्टिपुलेट ये बताता है दैट सच स्टैम्प ड्यूटी, यानी कोई भी स्टैम्प ड्यूटी लगाती है, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते तो स्टैम्प ड्यूटी लगाती है लोकल अथॉरिटी लाइक दैट, एंड सच ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, कोई एक्साइज ड्यूटी लगती थी, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते थे, मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशन, एज अ मेंशन द यूनियन लिस्ट शैल बी लेविड, वो लगाई जाएगी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बट शैल बी कलेक्टेड, पर उसे कलेक्ट किया जाएगा इन द केस वेयर सच ड्यूटीज आर लेविएबल विद इन एनी यूनियन टेरेटरी, मतलब जो गवर्नमेंट लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही, पर जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है गुड्स, आपने पढ़ा था एक्साइज ड्यूटी तो मैन्युफैक्चर पे लगती है, तो अगर कोई कॉस्मेटिक आइटम आप बना रहे हैं फैक्ट्री गेट से बाहर निकाल रहे हैं, तो जो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की जाती थी कॉस्मेटिक आइटम्स पे, वो केवल स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती थी by the government of India, and in other case by state within such duties are respective levied, यानी जो भी यूनियन टेरेटरी थी या स्टेट गवर्नमेंट थी वो रख लेती थी उस टैक्स को, पर अब ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, और कोई एक्साइज ड्यूटी और मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन पे तो बंद ही हो चुकी है, तो ये अब लगेगी नहीं और स्टेट कलेक्ट कर नहीं पाएंगी। द CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
ओमिट ओमिट मतलब ये लाइन हटा दी गई, मिटा दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में से लाइन। एंड क्या लाइन मिटा दी गई? एंड सच ड्यूटीज ऑफ एक्साइज और मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन फ्रॉम आर्टिकल 268 में से लाइन हटा दी गई है। यानी अब क्योंकि अब एक्साइज ड्यूटी लगनी बंद हो गई है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट भी नहीं कर सकती, ना सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन हैव बीन सबज्यूम, सबज्यूम मतलब मर्ज हो गई है, इनटू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स टू बी लेविड बाय सेंटर एंड स्टेट। क्लियर? यानी पहले जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी कॉस्मेटिक आइटम्स पे, वो लगाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर कलेक्ट कौन करती थी? स्टेट गवर्नमेंट, और वो यूज़ कर लेती थी। पर जब अब ड्यूटी ही बंद हो गई, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट लगा ही नहीं सकती एक्साइज ड्यूटी किसी कॉस्मेटिक आइटम पे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी तो मर्ज हो गई, सबज्यूम्ड हो गई है जीएसटी में। तो अभी लाइन हटा दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन से। ओमिट मतलब इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट, आर्टिकल 268A। आर्टिकल 268 क्या है? एम्पावरिंग मतलब वो अधिकार देता है, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू लेवी सर्विस टैक्स, कि वो सर्विस टैक्स लगा सकती है। अब वो ओमिट हो गया, क्योंकि सर्विस टैक्स अलग से लगता था पहले, पर अब वो हट चुका है। ठीक है, तो उसमें ये लिखा गया है, सर्विस टैक्स वो लेविड, सर्विस टैक्स इंडिया में लगाया गया था 1994 में, अंडर द रेजिडुअल एंट्री 97 ऑफ द यूनियन लिस्ट। जो सबसे लास्ट एंट्री नंबर है 97 रिमेनिंग लिस्ट का, उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता था। आर्टिकल 268A वॉज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 80th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 268। फिर इसमें बोला गया कि इस आर्टिकल के थ्रू इंडिया में लगाया जाएगा सर्विस टैक्स, टू उशर इन सर्विस टैक्स अंडर सेपरेट एंट्री 92C इन द यूनियन लिस्ट। पर गवर्नमेंट ने कभी इस आर्टिकल को यूज़ ही नहीं किया। हाउएवर इट वाज नॉट नोटिफाइड एवर सिंस, पर उसके बाद में कभी भी इस आर्टिकल को यूज़ करके सर्विस टैक्स नहीं लगाया गया। सर्विस टैक्स हमेशा एंट्री रेजिडुअल एंट्री 97 के अकॉर्डिंग लगता रहा इंडिया में। दिस आर्टिकल हैज़ बीन ओमिटेड बाय CAA। अभी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से हट चुका है, क्योंकि जब सर्विस टैक्स ही हट गया, तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी हटा दिया गया। आर्टिकल 269A क्या बोलता है? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी और इंटर स्टेट सप्लाई। ये मतलब आप पढ़ चुके हैं, जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो क्या लगेगा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST कौन कलेक्ट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर IGST पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखेगी, क्योंकि GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जहाँ वो गुड्स कंज्यूम हुआ, वो सर्विस यूज़ हुई, उस स्टेट और में बांटा जाएगा। यानी थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी पैसा, जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हुई है, और कितना प्रपोर्शन में बटेगा ये GST काउंसिल बताएगी। ये लिखा हुआ है। न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल, ये नया आर्टिकल जोड़ा गया 269A। लेवी एंड कलेक्शन, ये लगाया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड, ये चार्ज किया जाएगा एंड कलेक्ट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा। एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन, अपोर्शन मतलब इस पैसे को बांटा जाएगा, IGST को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट इन द मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। GST काउंसिल के कहने पर पार्लियामेंट उस पैसे को प्रपोर्शनल यानी बांटेगी, थोड़ा अपने पास रखेगी, थोड़ा उस स्टेट को देगी जहाँ पे वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुई है? कंज्यूम हुई है। For the purpose of this clause, supply of goods or service or both in the course of import, आप पढ़ चुके import करते हैं तो भी वो गुड्स इंडिया में कंज्यूम होता है, import पे IGST देना होता है। into the territory of India में अगर कोई imported goods आता है, shall be deemed, उसे assume किया जाएगा to be supply of goods or service or both in the course of interstate है, कि import भी interstate है, border cross हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आ रहा है, तो import करने पे भी आपको क्या देना होगा? IGST पे करना होगा। The amount apportioned to a state under clause 1 shall not form part of the consolidated fund of India। यानी जो अमाउंट कलेक्ट होगा IGST के नाम से, ठीक है, और जो स्टेट यूज़ करेगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होगा। अब व्हाट डू मीन बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब जो भी टैक्स कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पहले वो इस फंड में, इस अकाउंट में ट्रांसफर करती, इसी से खर्चा करती है। जैसे एक बैंक अकाउंट हो गया आपका, उसमें जमा होता है पैसा, फिर उसी से आप खर्च करते हैं। पर जो IGST जो स्टेट को देना है, वो इस फंड में ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि IGST का पैसा तो स्टेट यूज़ करेगा जिस स्टेट में गुड्स और सर्विस कंज्यूम हुई है, थोड़ा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल के कहने पे, तो वो पैसा इस फंड में जमा नहीं होगा, वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसी तरह वेन अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स लेविड अंडर क्लॉज 1 हैज़ बीन यूज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लेविड बाय स्टेट अंडर आर्टिकल 246A। यानी जो टैक्स कलेक्ट हुआ था इंट्रा क्लॉज 1 में, इंट्रा मतलब आपने पढ़ा था 246A का जो क्लॉज 1 था, अगर विद इन स्टेट गुड्स बिकता है तो CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। वो जो पैसा है आपस में, आपने पढ़ा था किसी गवर्नमेंट की वजह से दूसरी गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, एग्जाम्पल कराया था कि अगर IGST की वजह से आपने IGST दिया पर SGST से उसका सेट ऑफ ले लिया, तो स्टेट की इनकम आपने कम कर दी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को
पैसा ट्रांसफ़र करेगी, या स्टेट गवर्नमेंट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी। तो ये वही चीज़ बोल रहा है, तो ये वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, पार्लियामेंट में चाहे तो बाय लॉ के थ्रू फॉर्मुलेट कोई कानून बना सकती है। द प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग कि कैसे पता चलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। कल पढ़ाया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं अगर बॉर्डर क्रॉस हो रहा है तो IGST लगेगा, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन स्टेट है तो CGST और SGST लगता है। एंड व्हेन अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कब माना जाएगा, बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, आपको पार्लियामेंट बताएगी कि कैसे डिसाइड होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इनको ढंग से बता रखा है नीचे। आर्टिकल 269A स्टिपुलेट बताता है दैट GST ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, यानी जो GST लगा इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स में, शैल बी लेविड, वो चार्ज होगा एंड कलेक्ट होगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के थ्रू, क्योंकि इंटरस्टेट पे तो IGST लगेगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन, इस टैक्स को बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन द मैनर, उस तरीके से एज मे बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट बताएगी, बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल के कहने पर। फर्दर अपने पढ़ लिया जो इंपोर्ट होता है उस पर भी IGST लगेगा। इंपोर्ट को डीम टू बी इंटरस्टेट माना जाता है, यानी अगर आप इंडिया के बाहर से कोई गुड्स मंगाते हैं तो माना जाता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ही आप सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे IGST लगेगा। Further, import of goods or services or both into India will also be deemed to be supply of goods or service। उसे माना जाएगा कि assume, deem मतलब deemed to be assume, तो assume किया जाएगा कि आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स ही हो रहा है, तो इम्पोर्ट पे भी क्या लगेगा, IGST लगेगा। दिस विल गिव पावर, इस प्रोविजन से गवर्नमेंट को पावर मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू लेवी, कि वो चार्ज करेगी IGST ऑन इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन विच आर अर्लियर सब्जेक्ट टू, पहले इस पर क्या लगती थी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी पढ़ाया था, एक्साइज ड्यूटी के, जो अगर ये गुड्स इंडिया में ही बनता तो उसमें जितनी एक्साइज ड्यूटी लगती उसके बराबर आपको काउंटर वेलिंग ड्यूटी देनी पड़ती थी, अब ये बंद हो चुकी है। यानी पहले एक्साइज के बराबर अगर वो गुड्स जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं अगर वो इंडिया में ही बनता तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती, प्रोडक्शन टैक्स, तो उसके इक्वल आपको कस्टम जो इंपोर्टेड गुड्स पे है उस पर CVD काउंटर वेलिंग ड्यूटी देनी पड़ती थी, अभी बंद हो चुकी है। इसकी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी, IGST लगेगी आगे। यानी अगर आप इंपोर्ट करते हैं कोई गुड्स तो कस्टम ड्यूटी भी देनी होगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो बंद नहीं की है सरकार ने, वो तो देनी पड़ेगी, प्लस आपको GST भी देना होगा, यानी और इंपोर्ट पे कौन सा लगेगा, IGST, क्योंकि इंपोर्ट को डीम टू बी इंटरेस्टेड माना जाता है। वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज IGST, जो भी अमाउंट IGST के नाम से कलेक्ट हुआ था, हैज़ बीन यूज फॉर पेमेंट ऑफ SGST, और अगर आपने SGST के लिए उसे यूज़ कर लिया, यानी IGST दिया था कलेक्ट हुआ पर आपने SGST का पेमेंट करने में यूज़ में ले लिया, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी आपने SGST दिया था पर आपने IGST के लिए पेमेंट करने में यूज़ में ले लिया। ये एग्जाम्पल समझाए थे आपको प्रैक्टिकल, यानी स्टेट की वजह से सेंटर को अगर नुकसान हो रहा है और सेंटर की वजह से अगर स्टेट को नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान की भरपाई सरकारें आपस में एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र करके करेंगी। सच अमाउंट शेल नॉट फॉर्म पार्ट, तो जो नुकसान हुआ, जो पैसा आपने यूज़ किया सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट ने, या स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट ने, शेल फॉर्म पार्ट, वो पैसा नहीं ट्रांसफ़र होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट में नहीं जाएगा रिस्पेक्टिवली। दिस इज द फैसिलिटेड ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन सेंट्रल स्टेट, पहले वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी वो भारत सरकार के पैसे में नहीं आएगा। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से स्टेट को 2 करोड़ का नुकसान हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस अब जो पैसा कलेक्ट हुआ है GST में से, उसमें से पहले वो स्टेट को ट्रांसफ़र करेगी, उसके बाद जो रिमेनिंग पैसा है वो कंसोलिडेटेड फंड में ट्रांसफ़र होगा। यानी CGST के नाम मतलब IGST के नाम से 10 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए पर स्टेट को नुकसान हुआ IGST की वजह से 3 करोड़ का। ये क्यों नुकसान हुआ है, लास्ट एग्जाम्पल में प्रैक्टिकली समझा रखा है आपको कि कैसे नुकसान होता है स्टेट की वजह से सेंटर को, या सेंटर की वजह से स्टेट को, वापस पढ़ सकते हैं। तो 10 करोड़ का IGST कलेक्ट हुआ पर स्टेट को नुकसान हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से 3 करोड़ का, तो 10 करोड़ पहले भारत सरकार के अकाउंट में नहीं जाएंगे, 10 करोड़ में से पहले 3 करोड़ ट्रांसफ़र किए जाएंगे स्टेट को, उसके बाद 7 करोड़ जो बचेगा वो भारत सरकार के अकाउंट में जाएंगे यूज़ करने के लिए। ये लाइन ये कहना चाह रही है। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, संसद को अधिकार दिया गया टू फॉर्मुलेट कि वो कोई लॉ बना सकती है, द प्रिंसिपल बना सकती है रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ कोर्स इन द स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। की कैसे पता चलेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, विद इन स्टेट मानी जाएगी या आउटसाइड द स्टेट मानी जाएगी। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन स्टेट मानी जाएगी तब तो इंट्रा स्टेट होगी, उस पर CGST और SGST चार्ज होगा, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट मान रहे हैं तो वहाँ IGST ट्रांसफ़र होगा। आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ऑल रेवेन्यू, जितनी भी इनकम होती है रिसीव्ड
एंड लोन, कोई लोन लेती है सरकार, रेज बाय लेती है, रेज करती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर क्रेडिटेड, वो पैसा क्रेडिट होता है टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कोष में जमा हो जाता है। एंड ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, और कोई भी खर्चा करती है गवर्नमेंट, आर इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड, इसी फंड से होता है। और इसी तरह ऑल रेवेन्यू रिसीव, कोई भी इनकम मिलती है गवर्नमेंट को, लोन रेज बाय गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, एक कोई राज्य की सरकार लोन लेती है, क्या इनकम मिलती है, आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जमा होता है। एंड ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट गवर्नमेंट आर इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड, और सारे खर्चे इसी फंड से किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आर्टिकल 270, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये आर्टिकल ये बोलता है कि जो जीएसटी के नाम से पैसा कलेक्ट हुआ, जिसे आईजीएसटी बोलते हैं, क्योंकि आईजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा अपने पास में नहीं रखेगी, वो जीएसटी काउंसिल के कहने पे जितना प्रोपोर्शन बताएगा 50-50, वो पैसा बटेगा सेंट्रल और उस स्टेट के बीच में जहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हुई है। आर्टिकल 270 इज अमेंडेड, आर्टिकल 217 में अमेंडमेंट किया गया टू प्रोवाइड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी किस तरह से जीएसटी का पैसा बटेगा बिटवीन सेंट्रल स्टेट के बीच में, बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कहने पे, आफ्टर कंसिडरिंग रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन है उसके कहने पे बांटा जाएगा इस पैसे को बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के बीच में। दिस अप्लाई फॉर दो, यानी इस आर्टिकल में तो लिखा गया कि जो भी पैसा बटेगा सेंट्रल स्टेट के बीच में, वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे, और फाइनेंस कमीशन जो है, जो फाइनेंस जो वित्त आयोग है, उसके कहने पे, रिकमेंडेशन सुझाव पर प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा और वो पैसा सेंट्रल स्टेट के बीच में बटेगा। पर अब क्या हो गया चेंजेस, दिस अप्लाई फॉर दोज टैक्स, ये उन पे अप्लाई होगा, अमाउंट अपोर्शन बांटा जाएगा, पेपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टैक्स लेविड बाय अंडर आर्टिकल 246A एंड क्लॉज 2 एंड क्लॉज 1 ऑफ 269 ने अभी पढ़ा था। 246 से क्या क्या जो पैसा कलेक्ट होगा, CGST SGST आपने पढ़ा था विद इन स्टेट, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो IGST। तो ये पैसा कैसे बटेगा, वो सेंट्रल आप जो GST काउंसिल है वो यहाँ पे बताएगी। काउंसिल राष्ट्रपति ने बनाई है GST काउंसिल, फाइनेंस कमीशनर तो कोई आयोग, तो राष्ट्रपति ने एक GST काउंसिल फॉर्म की, GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पे जो पैसा IGST के नाम से कलेक्ट हुआ, फिर CGST SGST तो बांटने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही बट गया, आधा ले गई सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा लेगी स्टेट गवर्नमेंट। पर जो IGST के नाम से पैसा बट रहा है, बटेगा, वो GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पर बांटा जाएगा उस स्टेट के बीच में जहाँ वो गुड्स कंज्यूम हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। आर्टिकल 271 भी अमेंड हुआ। क्या था आर्टिकल 271? आर्टिकल 271 एम्पावर, अधिकार देता था पार्लियामेंट को, यानी संसद को, टू इंक्रीज एनी ऑफ ड्यूटीज, यानी वो कोई भी टैक्स की रेट बढ़ा सकती है, और टैक्सेस रेफर टू इन आर्टिकल 260 एंड 270। इट फर्दर प्रोवाइडेड सच सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा टैक्स नॉट शेयरेबल, जो एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट देती थी वो नहीं बटेगा, एंड रिमेन विद द सेंटर के साथ ही रहेगा। नाउ दिस आर्टिकल अमेंडेड टू एक्सक्लूड GST फ्रॉम दिस पर वो ये GST पे अप्लाई नहीं होगा, यानी इनकम टैक्स वगैरह पे तो जो सर्चा एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह लेगी वो तो सेंटर ही लेगी, पर GST पर व्यू, यानी इस GST को इस आर्टिकल से बाहर रखा गया, यानी GST पे जो भी टैक्सेस वगैरह लगेंगी वो आधे आधे बटेंगे। अगर विद इन स्टेट है तो आधा लेगी सेंटर, आधा लेगी स्टेट, पूरा सेंटर नहीं ले सकती है। जब ये आर्टिकल 269 जो अभी आपने पढ़ा, 271 क्या बोल रहा है कि जो भी टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट वो पूरा, कोई रेट बढ़ाएगी ड्यूटी की तो वो टैक्स अपने पास रखेगी, पर अगर GST में कोई रेट इंक्रीज भी होती है तो विद इन स्टेट सामान बिक रहा है तो वो पूरा नहीं रख सकती सरकार, वो आधा देगी स्टेट को और आधा रखेगी अपने पास। डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स की क्या डेफिनेशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 366A सब आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। देखें, द टर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस एंड स्टेट हैव बीन डिफाइंड अंडर रिस्पेक्टिव क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल 366 एज फॉलो, यानी जो क्लॉजेस है उसमें बताया गया है गुड्स एंड सर्विसेज का मीनिंग। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का GST का मीनिंग क्या है? GST मीन्स एनी टैक्स, कोई भी टैक्स लगेगा ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे, और बोथ या दोनों पे, एक्सेप्ट टैक्स, एक्स मतलब इस पर नहीं लगेगा, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ द एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आप पढ़ चुके। अगर आप मानव उपयोग के लिए शराब बनाते हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब बनाते हैं, तो उस पर तो नहीं लगेगा GST। कॉन्सिक्वेंटली GST कैन बी लेविड, यानी चार्ज होगा ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स, सभी गुड्स पे लगेगा, इन सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब पे नहीं लगेगा। सर्विस का मतलब कि यहाँ पे सर्विसेज मीन एनीथिंग अदर देन गुड्स। ये कितनी ईजी डेफिनेशन है, ये ऐसी डेफिनेशन मुझे हमेशा अच्छी लगती थी, यानी गुड्स के अलावा जो भी बच गई चीज़ वो क्या है? सर्विस है।
तो ये लास्ट तो पढ़ना नहीं है। डेफिनेशन ऑफ गुड्स क्या है? द टर्म गुड्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिफाइंड अंडर क्लॉज 12 ऑफ आर्टिकल 366 में डिफाइन कर रखा है। गुड्स का मतलब इज एन इंक्लूसिव मैनर में कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी टू प्रोवाइड दैट गुड्स इंक्लूड ऑल मटेरियल, सभी तरह का मटेरियल, कमोडिटीज एंड आर्टिकल आ जाएगा। अगर कोई गुड्स का मीनिंग आपसे नॉर्मली पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे? गुड्स मीन्स एनी टेंजिबल थिंग, कोई भी वो टेंजिबल थिंग है जो कि मार्केट में आती है बेचने और खरीदने के लिए, उसे हम गुड्स बोलते हैं। और सर्विस का कोई नॉर्मल मीनिंग आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे? सर्विस मीन्स एनी इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन है, यानी वो दिखाई नहीं देगा पर आपको कुछ फ़ायदा होगा, वो इंटेंजिबल है। भाई गुड्स तो क्या है? टेंजिबल थिंग है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हो। टेंजिबल थिंग मार्केट में आ रही टू सेल और परचेज के लिए। और सर्विस का मतलब होता है इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन, मतलब इंटेंजिबल है, देख नहीं सकते पर उससे कुछ फ़ायदा होता है। नेक्स्ट, Article 286, Article 286 imposing restriction as to imposition of tax on sale or purchase of goods amendment। ये भी अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल 286 में। देखिए क्या था आर्टिकल 286 विच रेस्ट्रेन यानी रोकता था द स्टेट फ्रॉम फ्रेमिंग लॉ फॉर इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट को रोकता था कोई भी टैक्स लगाने से ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स वेयर सच सेल और परचेज टेक प्लेस आउटसाइड द स्टेट और इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट ऑफ इंडिया इनटू और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैंने ये जो आर्टिकल है वो रोकता था कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कानून नहीं बनाएगी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे तो केवल कौन सा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा सकती है, कस्टम ड्यूटी। तो ये आर्टिकल ये बोलता है कि किस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का कानून नहीं बना सकती, उस पर तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राइट है, राइट। दिस आर्टिकल हैज़ बीन अमेंडेड, इस आर्टिकल में चेंज किया गया टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ द जीएसटी बाय सब्सटीट्यूटिंग द वर्ड सेल और परचेज की जगह लिखा गया सप्लाई, सप्लाई वर्ड होता है अब तो जीएसटी में, एंड वर्ड गुड्स की जगह लिखा गया गुड्स और सर्विस टैक्स। Consequently, state has no right to impose GST on interstate supply of goods or service or both। ये तो पता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा तो स्टेट को तो राइट नहीं होगा जीएसटी लगाने का, केवल आईजीएसटी लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इट विल बी लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 269A एज मेंशन अर्लियर। इसी तरह जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कुछ गुड्स होते थे, पहले बताया था कि कुछ गुड्स नेशनल इंपॉर्टेंस के होते थे, यानी कुछ गुड्स एक स्टेट में होते थे दूसरे स्टेट पे नहीं होते थे, तो स्टेट मनमानी करते थे, सेल्स टैक्स वो अपने हिसाब से लगाते थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें गुड्स डिक्लेयर कर देती थी, ठीक है, स्पेशल इंपॉर्टेंस के गुड्स, तो उन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एक रेट बता देती कि थी, उससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं टैक्स। फॉर एग्जांपल मार्बल, अगर बात करें मार्बल राजस्थान में होगा, कोटा स्टोन या मार्बल, तो राजस्थान गवर्नमेंट क्या करती थी? ज़्यादा टैक्स लगा देती थी मार्बल पे, क्योंकि मेरे स्टेट में है, तो मुझे पता है दूसरे स्टेट में तो मिलेगा नहीं, तो मैं मनमर्जी से टैक्स वसूल करूँगा। तो गवर्नमेंट ऐसे गुड्स को जो एक पर्टिकुलर स्टेट में होते थे या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत नेसेसरी है, तो गवर्नमेंट एक लिमिट फिक्स कर देती थी कि इस रेट से ज़्यादा आप टैक्स नहीं लगा सकते उस प्रोडक्ट पर अब ये चीज़ हट गई, क्योंकि अब तो जीएसटी आ गया तो आधा आधा बटेगा, तो अब ये क्लॉज हट चुका है, ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर भी। फर्दर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 286 विच स्टिपुलेट, जो कि बताता है दैट एनी लॉ ऑफ अ स्टेट, कोई भी स्टेट का लॉ, इन सो फार, उस हद तक, एज इट इम्पोज, जो कि लगाया जाता है और ऑथराइज किया जाता है, परमिशन देता है द इम्पोजिशन लगाने की ऑफ अ टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स, जिसे डिक्लेयर कर रखा है पार्लियामेंट, संसद ने उस गुड्स या उस गुड्स को क्या पैल टू बी स्पेशल इंपॉर्टेंस, उसे स्पेशल इंपॉर्टेंस का गुड्स बता रखा है इन इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स में, बी सब्जेक्ट, उस पर लगता था टैक्स टू सच रिस्ट्रिक्शन, उन कंडीशंस के साथ, इन रिगार्ड टू सिस्टम ऑफ लेवी रेट एंड अदर इंसिडेंट ऑफ टैक्स एज पार्लियामेंट में बाय लॉ, यानी पार्लियामेंट बता देती कि भाई आप इस तरह से लगाएंगे इन प्रोडक्ट पे टैक्स और इससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे। अब ये क्लॉज हट चुका है, हैज़ बीन ओमिटेड, अब ये क्लॉज हट चुका है। अब कोई नेशनल डिक्लेयर गुड्स है नहीं, कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस का गुड्स नहीं है, तो अभी क्लॉज वैसे भी हट चुका है। तो आई होप जीएसटी वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन आर्टिकल्स में चेंज आया वो आपने समझ लिया। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम जीएसटी काउंसिल डिस्कस करेंगे और चैप्टर एंड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक पूरा एंड हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।